हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम अगेन। सभी का स्वागत है। आज हमारी मिशन सेकंड के 2025 की थ्योरी पर आधारित क्लासेस में आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं, वह है मेजर लिटरेरी पीरियड्स। मेन लिटरेरी पीरियड जो हैं, लिटरेरी एरा जो हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमने आज जो लिया है पीरियड मेन, वह है रेनेसा का। रेनेसा का पीरियड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसका पार्ट 1 हमने सोचा कि रेनेसा को हम पूरे एक पार्ट में कंप्लीट करें, लेकिन वीडियो की लेंथ जो है वह काफ़ी लंबी हो जा रही थी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। रेनेसा का जो पीरियड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। आज के पार्ट में हम रेनेसा का पीरियड आया कैसे और उसके बाद शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम जो रेस्ट ऑफ जो ऑथर्स हैं, अ, जो जीनियस हैं, रेस्ट ऑफ ऑथर्स, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास क्लास को भी शेयर करिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेनेसेंस भी कहते हैं कभी-कभी, रेनेसा का जो पीरियड है वह, उसके पहले इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इंग्लैंड के अंदर कुछ अलग-अलग तरह के पीरियड भी आए, कुछ अलग-अलग तरह के दौर भी आए, जिसमें लिटरेचर की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जो है लिटिल इम्पोर्टेंस का जो है वर्क हुआ था। तो हमने उसको सिंपली केवल आपको बता दिया। एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है 4050 से 1066 एडी तक का पीरियड था ये, जो इंग्लैंड के अंदर किस तरह का वहाँ पर रूल हुआ, किस तरह का किंगडम वहाँ पर डेवलप हुआ, उसके बारे में बात है इसमें। और उसी के बेस पर हमने, देखिए, पीरियड का डिवीजन का बेस ये होता है कि किसी सेम पीरियड में जो है, जो लिटरेरी जीनियस हैं, उन्होंने एक तरह का, क्योंकि उस पीरियड का, उस दौर का उनके थॉट्स पर काफ़ी गहरा इम्प्रेशन, इम्पैक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनके थॉट्स भी एक तरह के होते हैं। उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, उनका जो स्टाइल है, वह सारा एक तरह का होता है, तो उसको एक पीरियड के अंदर हम ले लेते हैं। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड इंग्लैंड के अंदर हुआ, ये टाइम लिखा हुआ है। इसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जब जब इंग्लैंड पर फ्रेंच लोगों का उस समय वहाँ पर शासन था, और वहाँ पर फ्रेंच जो है डोमिनेशन के साथ में जो है इंग्लिश लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो 1340 से 1400 एडी तक चला। देन आफ्टर एज ऑफ सोशर जो है वह लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम तो पहले भी हुआ, काम पहले भी लिटरेचर में हुआ, लेकिन वह रिलीजियस लिटरेचर ज़्यादा था। और मेन जो वर्क स्टार्ट हुआ एज ऑफ सोशल 1340 से 1400 एडी के बीच का, जो है हमारे लिए, हमारा जो एग्ज़ाम है, और लिटरेचर जो है हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से जो है उसका इम्पोर्टेंस जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो एज ऑफ सोशर में देखिए, सोशर जो थे इसके मेन लीडर थे, इस एज के, इस पीरियड के जो थे, वो मेन जो लीडर है या लीडिंग जो पर्सनालिटी है, वो सोशर है। देन गोवर है, वॉट टेलर है, वाइक्लिफ है, और लैंगलैंड है, जॉन मेंडेविले है। ये जो है मेन पर्सनालिटीज इस एज की, एज ऑफ सोशर जो है, उनकी मेन पर्सनालिटीज जो है वह सोशर थी। ये हमको ध्यान में रखना है। कुछ इसमें आपको ये जो ऑथर्स हैं, ये जो पोएटिक जीनियस हैं, इनके बारे में, इनके नेम भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन में सीधा जो है पूछ लिया जाता है कि वाइक्लिफ बिलोंग्स टू विच पीरियड, ठीक है, या गोवर, वॉट टेलर एंड लैंगलैंड बिलोंग टू विच पीरियड। तो हमको उस पीरियड के अंदर जो प्रोमिनेंट जो जो राइटर्स हैं, जो जीनियस हैं, उनका नाम हमें ध्यान में होना चाहिए। तो सोशर के अंदर ये वाइक्लिफ के लिए एक पॉइंट जो ध्यान में रखना है, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस में जो है वाइक्लिफ जो थे, वह अपनी डोमिनेंस रखते थे, और एक्चुअली इन्हें मैन ऑफ 1400 सेंचुरीज, 14 सेंचुरी भी कहते हैं। मैन ऑफ 14 सेंचुरी भी वाइक्लिफ को कहा जाता है, लेकिन मैन ऑफ जो सोशल, जो इस पीरियड का जो जो लीडर जो है, और जो लीडिंग पर्सनालिटी है, वह सोशर है। सोशर ने जो है काफ़ी वैल्यूबल राइटिंग्स की, और उसी डोमिनेंस के कारण इसको एज ऑफ सोशर कहा गया। तो ये थोड़ी बहुत पर्सनालिटीज और ऑथर और राइटर आपको आपके
नोटिस में रखने हैं। द रेनेसा, रेनेसा अब पीरियड स्टार्ट होता है। देखिए रेनेसा का हिंदी मीनिंग अगर हम कहें तो पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, ठीक है, पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, मतलब एक पीरियड जो था, आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पर हम 1500 एडी से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेनेसा को, तो ऑलमोस्ट 1500 एडी से पहले का पीरियड जो था, वह जो हिस्टोरियंस हैं और जो लिटरेरी जो हिस्ट्री डिवाइड करने वाले हैं, उन्होंने उसे डार्क एज कहा। इसके पहले का 1500 एडी से पहले का जो पीरियड था, वह हम डार्क एज में हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, और रिलीजियस इम्पैक्ट जो था वह बहुत ज़्यादा था, जिस कारण से जो विचारों की जो आदान प्रदान था, या विचारों का जो एक इम्प्रेशन था, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं था, जिसके कारण जो हिस्टोरियन है, जो हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, उन्होंने 10वीं शताब्दी तक, 10th सेंचुरी तक जो है डार्क एज माना, और कुछ हिस्टोरियन जो है वो 1500 एडी तक डार्क एज मानते हैं, जो कि कम महत्वपूर्ण, लेस इंपॉर्टेंट वर्क उस एज के अंदर हुआ। अब इंग्लैंड के लोगों में, के विचारों में, और उनका जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसके अंदर इनोवेशन आया। तो इनोवेशन आने के कारण उनका पुनर्जागरण हुआ, पुनरुत्थान हुआ, जिस कारण से यह 1500 से जो एज स्टार्ट होती है 1500 से, और 1625, 1660 तक की जो एज है, उसको एज ऑफ रेनेसा कहा गया है। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 1660 तक की एज जो है, द एज ऑफ रेनेसा कहा गया है, पुनर्जागरण का काल। इस तरह का जो एज है, वो हम जब हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं उस समय भी जो है, उस समय डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे। जो इसका जो इनिशियल स्टेज है, रेनेसा का जो इनिशियल स्टेज है, वह द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन है। ये 1500 एडी से 1555 कहीं लिखा है, और कहीं पर 1579 तक इसको माना गया है। इसको ज़्यादा आपको जो है ऑथोराइज मानना है। तो इट वाज द यूथ ऑफ रेनेसा, यह रेनेसा का इनिशियल स्टेज था, प्रारंभिक स्टेज था। इस समय रेनेसा जो था वो अपनी डेवलपिंग स्टेज में था। जिस तरह से हमारी लाइफ का डेवलपमेंट होता है, 1 to 18 ईयर की एज जो है, वो हम उसको तो हम बाल्यावस्था, शिशुअवस्था और किशोरावस्था तक मानते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी जो है 18th के बाद आती है। हम यहाँ पर पीरियड ऑफ प्रिपरेशन, ये यूथ था। ये रेनेसा का क्या माना जाता है? इसको यूथ माना जाता है। रेनेसा का एक्चुअल जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एलिजाबेथन पीरियड, जिसको हम पीरियड ऑफ या एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, जो कि 1558 या 79, आप इसको ज़्यादा ऑथोराइज मानिएगा, इसको ज़्यादा आप करेक्ट मानिएगा, टू 1602 एडी तक। इट वाज अ मैनहुड ऑफ रेनासा, ये रेनासा का मैनहुड का एक परिपक्व, मैच्योरिटी की एज, रेनासा की मैच्योरिटी की एज का पीरियड था। तो ये ध्यान रखना है। द जैकोबियन पीरियड 1603 से 1625 तक, इट वाज द मिडिल एज ऑफ रेनासा था। रेनासा जो था अपने पूरे परिपक्व अवस्था के अंदर इसमें था। और उसके बाद द कैरोलिन पीरियड 1620 या 25 टू 1660 तक, लास्ट फेज ऑफ इंग्लिश रेनेसा का ये लास्ट फेज था। तो इस तरह से रेनेसा को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपको जानकारी में ये रखना है। चारों डिवीजन आपके जानकारी में होने चाहिए। अब जिस एज की हम बात कर रहे हैं, एलिजाबेथन एज या एज ऑफ शेक्सपियर, तो हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, जिसको हमने यहाँ पर 1558 से 1602 तक हमने जिसको माना है। देखिए इस एज की, यह एज भी जो है वह पार्ट ऑफ रेनेसा ही है, रेनेसा का ही पार्ट है। ये तीनों जो नीचे की, जो हमने आगे की एज, ये तीनों पार्ट देखे हमने, ये जैकोबियन पीरियड और कैरोलिन पीरियड जो है, यह रेनेसा का ही पार्ट है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग स्टेज है, किस तरह से रेनेसा जो है वह पुनर्जागरण का काल जो है वो डेवलप हुआ ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, वो अलग 4 स्टेजों में हमने बताया है। अब एज ऑफ शेक्सपियर, हम शेक्सपियर की एज, एलिजाबेथन एज की बात करते हैं, उसमें किस तरह से उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। अब एलिजाबेथन एज जो है वह भी रेनेसा का ऑलमोस्ट
जो है, जो प्राइमरी स्टेज थी, इनिशियल स्टेज थी, उसके बाद की तुरंत की स्टेज है। तो मतलब इस स्टेज के अंदर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। यह इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री का सबसे रिचेस्ट पीरियड माना जाता है और इस पीरियड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो इंग्लिश लिटरेचर है, जो 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 कॉमर्स है, जो मैरीटाइम पावर जो इंग्लैंड की थी, जो समुद्रिक शक्ति थी उसकी, जो उसकी नेशनलिस्ट फीलिंग थी, जो पैट्रियटिज्म था, जो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट था, वह सारा अपने पीक पर था, वह सारा जो था, वह अच्छे डेवलपमेंट पे था। ये शेक्सपियरियन एज की बात है और जो वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर था, पहले इससे पहले जो रेनेसां से पहले का जो पीरियड था, वहाँ सोशल स्ट्रक्चर के अंदर अनरेस्ट था। तो रेनेसां के आने के बाद ये रेनेसां पीरियड जो स्टार्ट होता है, वो यही बताता है कि सोशल कंटेंटमेंट, लोगों के बीच में सोशल कंटेंटमेंट बढ़ा, आत्मसंतुष्टि का भाव आया और सोशल स्टेबिलिटी जो थी रेनेसां के अंदर वो एस्टेब्लिश हुई। और पीपल ऑफ इंग्लैंड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमैनिस्टिक कल्चर, जो मानवतावादी संस्कृति थी उसके प्रति जो थे पीपल ऑफ इंग्लैंड जो थे वो आकर्षित हुए। एज ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन हुए, रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे सुधार हुए इस एज के अंदर। इट वाज द एज ऑफ सेटलमेंट एंड सोशल कंटेंटमेंट, सामाजिक संतुष्टि का और सामाजिक स्थिरता का यह समय था। इट वाज स्टेबिलिटी बोथ इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिक्स, जो वहाँ की शासन व्यवस्था और राजनीति के हिसाब से यह जो एरा था वह काफी जो था स्टेबल था। द पीपल ऑफ इंग्लैंड फ्रीड फ्रॉम religious fears and persecution turned with great enthusiasm to creative activities। जो इसके पहले का दौर था, इसके पहले के जो पीरियड थे जिसमें रिलीजियस थॉट्स जो थे, रिलीजियस बिलीफ जो थे, रिलीजियस जो हाइपोथेटिकल बिलीफ जो बनाए हुए थे, जो कि डोमिनेंट थे, वह हट करके अब जो रिलीजियस सुपरस्टिशन और रिलीजियस फियर जो लोगों के बीच में जो फैला हुआ था वह दूर हो रहा था और जो लोगों की विचारधारा जो थी वह काफी उत्साहित और क्रिएटिव, काफी रचनात्मक बन रही थी। इट वॉज एन एज ऑफ सोशल कंटेनमेंट, मैंने बता दिया सोशल कंटेनमेंट का यह एज था। द हेस्टिंग ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स विद एम्प्लॉयमेंट, अब टाउन्स पहले रूरल एरियाज और मोस्ट ऑफ जो इंग्लैंड था वह रूरल था, अब धीरे धीरे टाउनशिप जो है बढ़ती जा रही थी जिसमें कि जो है जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स बनते जा रहे थे जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, जिससे कि लोग जो पहले आइडियल थे और डिसकंटेंटेड थे अब वह कंटेंटेड होते जा रहे थे। द सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, अब देखिए पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, सोशल स्टेबिलिटी होगी तो सोशल कंटेंटमेंट तो आएगा ही और सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी भी जो थी इस एज में अच्छी तरह से आ चुकी थी और इसके कारण सोशल स्टेबिलिटी होने के कारण और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के कारण लिटरेरी एक्टिविटी जो थी वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। हमारे अगर यदि हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी यदि आप देखेंगे तो इवन जो इंग्लिश लिटरेचर है उस जो डेवलपमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है वैसा के वैसा डेवलपमेंट, और कहीं आप देखेंगे कि कुछ मायनों में तो इससे भी आगे बढ़कर डेवलपमेंट जो था वह ईसा पूर्व से ही भारतीय साहित्य के अंदर, और उस समय साइंस भी थी, इंडियन लिटरेचर और इंडियन साइंस भी उस समय जो एग्जिस्टेंस में थी। अगर सोशल स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, तो ये सारी जो कल्चरल एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कॉमर्स एक्टिविटी है, जो लिटरेचर एक्टिविटी है, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, वह पूरी तरह से स्टेबल होती है और डेवलप होती है। लेकिन जैसे-जैसे बाहरी आक्रांता जो आने लगते हैं, जिस तरह से 8th सेंचुरी से इंडिया के अंदर इन्वेड होने लगा और जो आउटसाइड जो इन्वेडर्स थे, वो इंडिया में आने लगे, वैसे-वैसे इंडिया के अंदर भी सोशल इंस्टेबिलिटी और जो कॉमर्स इंस्टेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल इंस्टेबिलिटी जो थी वो बढ़ती गई, जो कि 8th सेंचुरी से पहले अगर आप गुप्त काल देखेंगे, आप मौर्य काल देखेंगे, वैदिक काल देखेंगे, आपको वहाँ बहुत बड़ी लेवल पर इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज़ दिखेंगी, ट्रेड दिखेगा उस समय। लेकिन 8th सेंचुरी के बाद जैसे ही बाहरी जो इन्वेडर्स स्टार्ट हो गए इंडिया में आने के लिए, तो यहाँ पर सोशल कंटेंटमेंट कम होता गया, सोशल सिक्योरिटी कम होती गई, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ कम हुई और साइंस जो कि पहले जो एग्जिस्टेंस में था वह भी यहाँ कम होता गया, ठीक है। तो जो मिडाइवल इंडिया का जो पोर्शन था उस समय अनरेस्ट पूरे इंडिया के अंदर
कंप्लीटली अनड्रेस्ड था और काफ़ी इंटेलेक्चुअल जीनियस और साइंटिफिक जीनियस जो थे, वह भी अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाए थे। तो वो आप उस समय भी जब आप हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं या इंडियन हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। मैंने केवल एक इंग्लिश लिटरेचर को और वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ का जो जो लिटरेचर हिस्ट्री है, उसको कंपेयर कर दिया ताकि आपको ईज़िली इस चीज़ को आप समझ सकें। तो सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के कारण अच्छी तरह से वहाँ सारी चीज़ें डेवलप हुई। इट वाज़ द एज ऑफ मटेरियल एडवांसमेंट, सुख संपत्ति और सुख सुविधाओं की वहाँ पर इच्छा होने लगी और बढ़ते गए। एंड एज ऑफ न्यू डिस्कवरीज, नई नई खोज होने लगी। एंड द एज ऑफ एडवेंचर्स, और साहसिक कार्य वहाँ पर होने लगे। तो सीधी सी बात मैंने आपको बता दी है। यदि पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी है तो किस तरह से हर फील्ड के अंदर डेवलप। द मेन लिटरेरी पर्सनालिटीज ऑफ दिस एज, इस एज की मेन जो साहित्यिक पर्सनालिटीज हैं वह कौन कौन सी? थॉमस कीड है, सर फिलिप सिडनी है, क्रिस्टोफर मार्लोवे है, एडमंड स्पेंसर है, विलियम शेक्सपियर है, सर वॉल्टर रैली है, फ्रांसिस बेकन है, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो थे वो प्रोस राइटिंग के अंदर, बेन जॉनसन प्रोस राइटिंग के अंदर जो थे वो प्रोमिनेंट थे। ड्रामा जो थे, ड्रामा और जो पोएम वगैरह थे उसमें बेन जॉनसन का नाम नहीं आता है। तो इस तरह से यह लिटरेरी जीनियस इस एरा के हमको ध्यान में होने चाहिए। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कुछ ग्रुप ऑफ लिटरेरी जीनियस पर्सनालिटी का जो नाम दे करके किस एरा से थे या इनका क्या डोमिनेंट वर्क था। देखिए हम यहाँ पर मैंने जो मिशन सेकंड गेट 2025 की जो सीरीज ली है उसमें क्विक एक हमने टॉपिक के ऊपर क्विक ग्लांस लिया है। तेज दृष्टि से हम किस तरह से इसको पढ़ें और इसके क्वेश्चन जो है मैक्सिमम कवर हो जाएं हमारी छोटी क्लास के अंदर, ताकि आप लंबी क्लास जो है, मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पे लंबी क्लास, आप बड़ी क्लास 1 डेढ़ 2 घंटे की क्लास को आप इंटरेस्ट कम लेंगे, तो एक शॉर्ट क्लास 20 25 30 मिनट की शॉर्ट क्लासेस को हम लेकर के और मैक्सिमम क्वेश्चन किस तरह से बने, ये मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ये आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज आप एक एक जो है ऑथर पे भी डिटेल में जा सकते हैं और एक-एक ड्रामा और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो लेकर के भी डिटेल में जा सकते हैं। विलियम शेक्सपियर, अब हम यहाँ पर मैंने बता दिया जितनी भी लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ हमने अभी देखी, उसमें आज मैं विलियम शेक्सपियर का इस क्लास के अंदर ज़िक्र करूँगा। विलियम शेक्सपियर के बारे में हम 1564 से 1616 तक इनका जो है, इनका पीरियड, इनका जो आप लाइफ रही, लाइफ स्केच पहले हम पढ़ेंगे क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो है उनके लाइफ के ऊपर भी सीधा क्वेश्चन आ जाता है। बाकी ऑथर जो है उनके लाइफ पर जन्म है, उनका जो लाइफ की जो हिस्ट्री है और उसके बारे में कम पूछा जाता है। शेक्सपियर के बारे में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो शेक्सपियर बोर्न हुए थे 23 अप्रैल 1564 विलेज ऑफ स्टैनफोर्ड ऑन एवन, ठीक है, वॉरविकशायर, इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल इलिटरेट थे। क्वेश्चन बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट कंसर्न टू विलियम शेक्सपियर, रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन पॉइंट इज इनकरेक्ट, ऐसे दे करके सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, इलिटरेट उनके पेरेंट्स थे और 19 ईयर की एज में उनका एनी हैथवे जो कि स्वयं क्या थी वो भी एक लिटरेचर पर्सनालिटी थी, उनसे इनकी शादी हुई। और 1857 शेक्सपियर जो थे उन्होंने बर्बज कंपनी ऑफ एक्टर्स, लंदन के अंदर बर्बज कंपनी ऑफ एक्टर्स जो थी वह ज्वाइन की उन्होंने और वहां पर एक्टिंग एज ए एक्टर उन्होंने एक्टिंग करना स्टार्ट किया और वहां पर भी उन्हें काफी फेम और पॉपुलैरिटी गेन हुई। विलियम शेक्सपियर को इनिशियल स्टेज में उनके लाइफ के वो एक्टर बने थे, फिर एक्टिंग करते हुए उनके दिमाग में किस तरह से वह लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। अलॉन्ग विद बीइंग एन एक्टर ही बिकेम ए प्ले राइटर, वह राइटर भी बने और राइटिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया। पहले उनकी पहचान एक्टर के रूप में। हाउएवर, हालांकि उनको उनके जीवन काल में कुछ पीटर ट्रेजेडीज का सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा। उनका जो ओनली सन जो था, एकमात्र बेटा, 1596 में उनकी उसकी डेथ हो गई, 1601 में उनकी फादर की डेथ हो गई, 1608 में उनकी मदर की डेथ हो गई। तो इन ट्रेजेडीज के कारण उनकी लाइफ में भी जो है काफ़ी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उनका जो वर्क था, उनका जो लिटरेरी वर्क था, उस पर भी इन ट्रेजेडीज़ का, उनकी लाइफ की ट्रेजेडीज़ का जो जो इम्पैक्ट है, इम्प्रेशन जो है, वो हम देख सकते हैं, जो कि आगे हम बात करेंगे। शेक्सपियर डाइड ऑन हिज अपनी बर्थ एनिवर्सरी,
अपनी बर्थ एनिवर्सरी पर ही शेक्सपियर जो थे 23 अप्रैल को ही 1616 में उनकी डेथ हुई। और उनके उनकी जो ग्रेवयार्ड है उस पर ग्रेवयार्ड पे जो पत्थर लगाते हैं जहाँ पर डेथ जो व्यक्ति होता है उसकी डाइड व्यक्ति जो होता है उसकी जो डिस्क्रिप्शन होता है जिसको तो जो उसको कहते हैं आप टुम्बस्टोन, कि टुम्बस्टोन पर जो है जो इंस्क्राइब कर रखा है, जो लिख रखा है, टुम्बस्टोन पर ग्रेवयार्ड पर जो डेथ पर्सनालिटी की जो डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसको इंग्लिश में इपिटैफ कहते हैं, ध्यान रखना। इपिथेफ इपिथेफ कहते हैं। तो उनके एपिटैफ पे क्या लिखा था, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक forbear to dig the dust and close here. Blessed be the man that spares this stone. ये उनकी टुम्बस्टोन पर एपिटैफ लिखा हुआ था कि सॉरी कि मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान के लिए, जीसस के लिए, ठीक है, मेरी ग्रेवयार्ड के किसी पत्थर को हिलाना मत। और जो मैन स्पेयर्स दिस स्टोन, जो इस मेरी ग्रेवयार्ड को छोड़ देगा और सही सलामत रखेगा तो भगवान उसका साथ देगा। उस समय ऐसा माना जाता है कि तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण जो ग्रेवयार्ड का जो स्पेस होता था बहुत ही लिमिटेड होता था और जो है ग्रेवयार्ड्स तोड़ दी जाती थी, जो अनइम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटीज होती थी। तो उसके लिए स्पेशली उन्होंने ये लिखा था, अपने उस बात को लेकर के उन्होंने लिखा था कि मेरी ग्रेवयार्ड से कोई छेड़खानी प्लीज डस्ट एनक्लोज हियर, जो डस्ट है, जो स्टोन्स हैं, उससे बिल्कुल छेड़खानी मत करना। एक ये इंपॉर्टेंट फ्रेज आपको, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि किसके टुम्बस्टोन पे लिखा हुआ है, ऐसा पूछ लिया जाता है। कभी कभी किसी का स्टेटमेंट जो होता है वो सीधा पूछ लिया जाता है। अब हम उनका लिटरेरी वर्क क्या है उसकी बात करते हैं। उन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखे, 154 सोनेट्स लिखे। सोनेट्स क्या होती है, मैंने अपनी क्लासेस के अंदर, मैंने अपना जो लेक्चर दिया है वीडियोस के अंदर बताया, आप उसको जरूर देखिएगा। 154 सोनेट्स लिखी, 154 में 126 जो उन्होंने एड्रेस की, इसके बारे में लिखी, मैन ऑफ पैट्रन और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और मैन ऑफ पैट्रन के बारे में। और 28 जो है डार्क लेडी से रिलेटेड उन्होंने सोनेट्स लिखी। और दो नैरेटिव पोयम उन्होंने दो ही लिखी है। जो नैरेटिव पोयम जो होती हैं वो दो ही लिखी हैं, जिसमें वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्री, द रेप ऑफ लुक्रे और वीनस एंड एडोनिस, यह दो पोएम्स लिखी है नैरेटिव। ये ध्यान में रखना है आपको। ऐसे या प्रोस राइटिंग, जो दूसरी तरह की प्रोस राइटिंग है, उससे शेक्सपियर का कोई लेना देना नहीं है। एपिक वगैरह भी शेक्सपियर ने नहीं लिखे हैं, ये आपको जानकारी में रखना है। जो कि दूसरे ऑथर के एपिक वगैरह आते हैं वैसे शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। लेकिन ये जो भी 37 प्लेज लिखे, ये प्लेज के अंदर ड्रामा लिखे उन्होंने, ट्रेजेडीज लिखी, कॉमेडीज लिखी, ठीक है, नॉवेल लिखा। तो ये जो था, इन प्लेस के अंदर इनका पोएटिक जीनियस दिखता है, उनका इमेजिनेशन पावर, उनका लिटरेरी जीनियस जो होता है, साहित्यिक उनका जो उनके पास कौशल था, उसका जो जो देखने को मिलता है वो इन प्लेस के अंदर मिलता है, जहाँ से इनको जो है वह पॉपुलैरिटी और फेम मिलती है। यहीं से वह सुप्रीम बन जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो ये आपको सोनेट्स में भी उनका इमेजिनेशन पावर काफ़ी देखने को मिलता है। इस ड्रामेटिक वर्क कैन बी डिवाइडेड, हाँ, उनका ड्रामेटिक वर्क जो है उनके लाइफ के साइकोलॉजिकल स्टेजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। उनका जो लिटरेरी जो वर्क था वो 24 ईयर्स तक उन्होंने किया। उनकी लाइफ के 24 ईयर्स का जो पीरियड था उसमें उन्होंने लिटरेरी वर्क सारा किया और उसको 4 भाग में, 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। और उनकी, मैंने बताया पहले, उनके लाइफ में जो ट्रेजेडीज हुई, उनके लाइफ में जो अच्छी बातें थी, जो लाइफ का उनका जो गोल्डन पीरियड था, और उनका जो लाइफ का लास्ट फेज था, वो उनका जो साइकोलॉजी थी उस वो उनकी राइटिंग में क्लियर देखने को मिलती है। उस अकॉर्डिंग जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया। पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, उन्होंने जब लिखना स्टार्ट किया, जब अपनी राइटिंग स्टार्ट की उन्होंने, तो पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन 1588 टू 1593, पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड एक्सपेरिमेंट, यह लेखन के क्षेत्र में, राइटिंग के फील्ड में वह प्रशिक्षु दिखते हैं। उनकी राइटिंग जो है वह इनिशियल स्टेज में बहुत सारी एरर्स हैं, बहुत सारी फॉलीज हैं उसके अंदर, बहुत सारी हम ड्रॉबैक्स देख सकते हैं। और हमको दिखता है कि यह यहाँ पर एक प्रशिक्षु के रूप में दिखते हैं, शायद राइटिंग लिखना सीख रहे हैं और
कुछ एक्सपेरिमेंट, जिस तरह से व्यक्ति अपने इनिशियल लाइफ के या किसी भी अपने वर्क के जो करियर के स्टेज में एक्सपेरिमेंट स्टेज में होता है, उस तरह से ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस कारण से उनकी जो राइटिंग्स है उसमें बहुत सारी जो है वह एरर्स जो इवैल्यूएट करने वाले इवैल्यूएटर्स हैं, उन्होंने उनकी निकाली थी। द रिवीजन ऑफ, इसमें उन्होंने जो वर्क किए, कुछ वर्क इन्होंने जो इनिशियल स्टेज में किए, इस लाइफ में किए, इसमें उनका था रिवीजन ऑफ ओल्ड प्लेस, कुछ पुराने नाटक थे, उनका रिवाइज़ किया इन्होंने, जिसमें टीटस एंड्रोनिकस और हेनरी सिक्स, टीटस एंड्रोनिकस और हेनरी सिक्स जो थे, इन नाटकों का इन्होंने रिवाइज़ किया और इन्होंने लिखा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पीरियड उनका फर्स्ट, उनके इनिशियल पीरियड के अंदर, ठीक है, उनके इनिशियल पीरियड के अंदर ये इन्होंने काम किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन सीधा इसमें से आपका बनेगा। कॉमेडीज उन्होंने लिखना स्टार्ट की इस स्टेज में, अपने लाइफ की स्टेज। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, लव्स लेबर्स कोस्ट है, द मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, यह इनकी द कॉमेडी ऑफ एरर्स है। ये इनकी प्रोमिनेंट अपनी राइटिंग की स्टार्ट उन्होंने कॉमेडीज से की। कॉमेडीज काफ़ी उस समय ही फेमस हो गई थी। इसके बाद उन्होंने दो नैरेटिव पोयम जिसकी हमने बात की, विनस एंड एडोनिस, और दूसरी पोयम थी द रेप ऑफ लुक्री, जो मैंने लिया लुक्री लिखा है, ये लुक्रे लिखा है, ये लुक्रे जो यहाँ पर लिखा हुआ है वह, ये दो पोयम जो थी उन्होंने अपने लाइफ के पहले फेज में, लाइफ का जो उनका इनिशियल फेज था उसी में उन्होंने यह दो पोयम जो थी वह लिख ली थी, ये ध्यान में रखना है। और उनका पहली ट्रेजेडी, उनके द्वारा लिखी हुई पहली ट्रेजेडी जो थी, दुखांतिका जो पहली थी, जो रोमियो एंड जूलियट जो थी, वह भी उनके इनिशियल फेज में ही लिखी गई, जिसमें कि यह माना जाता है कि उनकी इमेच्योरिटी क्लियर जो है वहाँ पर इमेच्योरिटी का इम्पैक्ट दिखता है, इमेच्योरिटी दिखती है। एज ए राइटर बहुत सारी कमियां इस रोमियो एंड जूलियट के अंदर उनकी थी, जिनको कि उन्होंने बार बार लिखा, बार बार उन्होंने रिवाइज किया आपने। और ये रोमियो एंड जूलियट जो है वह एक रोमांटिक ट्रेजेडी है। द यंग टू इटालियन लवर्स की यह कहानी है, ट्रेजेडी है। 1594 से 96 के बीच में लिखी गई और 97 में इसको पब्लिश किया गया, 1597 में इसको पब्लिश किया गया, जो कि ट्रेजेडी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, रोमियो एंड जूलियट एक ट्रेजेडी है जो कि इनिशियल फेज में एकमात्र ट्रेजेडी लिखी गई थी, ये आपको ध्यान में। अब सेकंड फेज, उनकी लाइफ का सेकंड फेज 1594 से 1600 के बीच का पीरियड ऑफ ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेस। बड़ी बड़ी कॉमेडीज और फेमस कॉमेडीज जो थी इस पीरियड के अंदर लिखी, कौन कौन सी लिखी, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, रोमियो एंड जूलियट जो है वह किस एरा के अंदर, उनके लाइफ के किस स्टेज में लिखी गई, किस पीरियड में लिखी गई, सीधा क्वेश्चन शेक्सपियर का है, बन सकता है। इसमें देखिए कॉमेडीज के अंदर यहाँ पर जो इस एरा में लिखी गई, किंग जॉन है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, किंग हेनरी 4 है, 5 है, देन द टेमिंग ऑफ शू है, मच अडो अबाउट नथिंग है, एज यू लाइक इट है, द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसोवर है, 12th नाइट है। ये सारी कॉमेडीज जो हैं वह इस एरा के अंदर लिखी गई। एज यू लाइक इट के अंदर जो एक फेमस है, ये संसार एक रंगमंच है और हम सभी इसके पात्र हैं और हम सभी क्या करते हैं, हम अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये एक वाक्य है जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है, होल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी आर मियर हियर एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स। तो ये एज यू लाइक इट से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैक्स, उसका जो कैरेक्टर है जैक्स, उसके द्वारा बोला गया था। देन आफ्टर, अब जब उनके लाइफ के अंदर ट्रेजेडीज, उनके माता पिता का देहांत हुआ, उनका हालांकि उनका जो ओनली सन था उसका जो डेथ थी वो 1596 में हो चुकी थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी धीरे धीरे बाद में देखने को मिलता है। किस तरह से ग्लूमी ग्लूमी और मेलनकोली जो उनकी लाइफ में थी, उनकी लाइफ में जो सोरो था, वो उसका जो इम्प्रेशन है उसकी राइटिंग में। ट्रेजेडीज, अब बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज जो हैं, मैकबेथ है, किंग लियर है, ठीक है, उसके बाद आपका हैमलेट है, जूलियस सीजर है, ये सारी, ओथेलो है, ये सारी जो है ट्रेजेडीज इसके अंदर लिखी गई। एंथनी एंड क्लियोपात्रा है, कोरियोलेनस है, टिमोस ऑफ एथेंस है, ये सारी ट्रेजेडीज हैं जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, हैमलेट, जूलियस सीजर, यह भी, ये सारी ट्रेजेडीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि इस एरा के अंदर लिखी गई।
ये इस एरा के अंदर लिखी गई थी ट्रेजेडीज, ये ध्यान में रखना है। दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्लूम, दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन एंड इट मार्क्स द फुल मैच्योरिटी ऑफ हिज पावर। हालांकि इस एरा में उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी, ठीक है, इनके जीवन का यह ग्लूमी पार्ट था, मेलनकॉली वाला और सोरो काफी था, फिर भी उनका जो पोएटिक जीनियस था, उनका जो लिटरेरी जीनियस था और उनका जो सब्जेक्ट मैटर था वो फुल मैच्योरिटी पे था, मैच्योरिटी ऑफ हिज पावर, हिज ड्रामेटिस्ट पावर एंड हिज इंटेलेक्चुअल पावर एट देयर हाईएस्ट। ठीक है, अपने जीवन का सर्वोत्तम साहित्य जो उन्होंने लिखा वो अपने इस एरा के अंदर लिखा, जो कि ट्रेजेडीज हैं, सारी ट्रेजेडीज हैं वो इनकी सुप्रीम मानी जाती है। दिस इज द पीरियड ऑफ ही सुप्रीम मास्टरपीस, ये सारे सुप्रीम मास्टरपीस माने जाते हैं, जहां पर उनका जो पोएटिक जीनियस था वो क्या था, क्लाइमैक्स पे था, पूरे चरम पे था, पीक पे था। तो ये ध्यान में रखना है, और ये सारे जो ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। फिर उनका जो लिटरेरी लाइफ थी, साहित्यिक जीवन था, उसका लेटर कॉमेडीज और ड्रामेटिक रोमांसेस, लास्ट फेज के अंदर अपने लिटरेचर लाइफ के लास्ट पीरियड के अंदर उन्होंने वापस कॉमेडी और रोमांटिक जो प्लेज थे, रोमांटिक ड्रामास थे वो लिखे। द विंटर्स टेल लिखा, द टेम्पेस्ट लिखा, सिम्बलिन लिखा, ये सारे जो हैं तीनों अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पे लिखे। और ये रोमांटिक जो हैं ड्रामाज वगैरह थे, देयर वर 2 अदर प्लेस, लास्ट में अपने लाइफ के 2 और इनकम्प्लीट प्लेज भी लिखे, ठीक है, पार्टली रिटन प्लेज, पेरिकल्स एंड हेनरी सेवन, पेरिकल एंड हेनरी पार्टली आधे लिखे हुए थे। जो हेनरी सेवन था उसको उनके फ्रेंड जो था फ्लेचर ने जो है उनकी डेथ के बाद उसको फ्लेचर ने कंप्लीट किया, जो कि उनका फ्रेंड था, ये आपको जानकारी में रखना है। और ये 2 इनकम्प्लीट प्ले जो थे उन्होंने लिखे, ये भी क्वेश्चन आपका सीधा बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने डियर स्टूडेंट्स, हमने इस क्लास के अंदर रेनेसा के बारे में बात की। रेनेसा की मेन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, रेनेसा कैसा आया डार्क एज के बाद, और रेनेसा के अंदर रेनेसा को कितने पीरियड्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसमें बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे पोएटिक जीनियस हैं। लेकिन हमारे क्लास के जो टाइमिंग, जो हमने शॉर्ट क्लासेस का हमने पहले डिसाइड किया था मिशन सेकंड ग्रेड 2025 में, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो है 20-25 मिनट से ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेने का प्रयास करेंगे। तो पार्ट 1 हमने शेक्सपियर के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात की। अब हम पार्ट 2 के अंदर जो रेस्ट ऑफ रेनेसां के जो रेस्ट ऑफ जो एज ऑफ शेक्सपियर एलिजाबेथन एज का जो रेस्ट ऑफ जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उनके बारे में हम पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।